हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं बेटा। चलिए, मानसून सीजन आ चुका है, सब एंजॉय कर रहे हैं, रेनफॉल का मज़ा लीजिए बेटा और साथ में पढ़ते भी रहिए, ठीक है। चलो, तो अब हमारा जो चैप्टर है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आपको विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, प्रोटीन्स, बहुत सारे काइंड ऑफ केराटिन जैसे आपको बहुत ज़रूरत होती है। कोलेजन बनने के लिए काफ़ी सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली क्या चाहिए बेटा, जैसे एनिमल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? मैग्नीशियम चाहिए होता है, उसको पोटेशियम चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, और ये सब चीज़ें कैसे मिलती है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। चलिए, अब देखिए मेथड्स टू स्टडी द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम यहाँ पे मेथड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हाइड्रोपोनिक्स पढ़ते हैं। क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक बीकर जिसमें क्या है बेटा, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे वैक्यूम पंप का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन की बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिल रहा है। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली क्या होता है? जब प्लांट की कल्चर को हम किसी बीकर में करें, एयर में करें, तब उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग सॉइल वी यूज हेयर वाटर। वाटर के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं इन अ बीकर। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसमें हम न्यूट्रिशन की कमी को देख रहे हैं, न्यूट्रिशन की महत्वता को देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि रूट में होने वाली चेंजेस हमें इजीली ऑब्जर्व होंगी, क्योंकि अगर प्लांट रूट में है तो हमें ऑब्जर्वेशन जो होगी हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि रूट्स में क्या क्या चेंजेस हुए, स्टेम में क्या क्या चेंजेस हुए, किस न्यूट्रिशन की कमी से क्या इफेक्ट हुआ, किस न्यूट्रिशन के एक्सेस होने से प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो ये सब हम कल्चर करते हैं वाटर के अंदर, सॉइल फ्री कल्चर इसको कहते हैं, और इसे कहते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। सेक्स ने इसकी डिस्कवरी की थी बेटा। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल होती है, सॉइल फ्री होता है, रिक्वायर प्योर वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्योर वाटर की जरूरत होती है बेटा। डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द टोमेटो, क्यूकम्बर एंड सी लेट्यूस। लेट्यूस के कल्चर में भी इसका यूज होता है बेटा, टोमेटो में और क्यूकम्बर में। इज इट कन्फर्म टू एवरीवन? आता नहीं है वैसे क्वेश्चन, बट समटाइम्स पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, डायग्राम बनाइए, एग्जाम्पल्स लिखिए, तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है बेटा एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन। आपको पता है कि 65 एलिमेंट जो होते हैं आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रोडक्शन टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है बेटा, ये क्या होने चाहिए? नेसेसरी होने चाहिए। किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए। मतलब नॉर्मली ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, तो क्या चाहिए हमें? हमें एलिमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल उसकी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो एलिमेंट्स की जरूरत होती है उन्हें हम नॉर्मल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेकेंड है द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। अब जो एलिमेंट है, सपोज दैट हमें पोटेशियम की जरूरत चाहिए या हमें कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम की जरूरत कब होगी? जब हमारी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, टिप नहीं बढ़ रही है, तो हमें क्या चाहिए बेटा? कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम की जो ग्रोथ है, अब ये तो नहीं होगा कि प्लांट को कैल्शियम की जरूरत है, आपने दे दिया उसको पोटेशियम। इज इट ओके? नो इट्स नॉट, बिकॉज अगर उसे कैल्शियम की जरूरत है बेटा तो उसको कैल्शियम की ही जरूरत है, ठीक है। वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। कंफर्म हो गया? चलिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, लिविंग वर्ड में। बताइए जल्दी से। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था बेटा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये किसका सम टोटल होता है? आपके कैटाबॉलिज्म का और एनाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस रिएक्शन। कुछ याद आया? चलिए, बहुत अच्छे। तो आपसे पूछ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि एलिमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आपको पता है कि नेसेसरी होना चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्लेसेबल नहीं होता, और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है बेटा 17 न्यूट्रिएंट है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट वाली कैटेगरी, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली कैटेगरी। ये न्यूट्रिएंट कैटेगरी को हम डिफरेंशिएट करते हैं कैसे? प्लांट की अवेलेबिलिटीज पर।
अब देखो प्लांट की अवेलेबिलिटी में हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो हमें अत्यधिक मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि प्लांट की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो सके, उनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बच्चों एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, इसको चॉन से याद कर लेना, CHON, PS, चॉनॉप्स, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखिए आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन एंड क्लोरीन। इज इट ओके? लर्न करना है बेटा, बिना लर्न करे काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपको पता है कि जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, वो कैसे ऑब्टेन होता है? आपके वाटर से, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ CHO हमें सॉइल से मिलेगा या वाटर से मिलेगा, तो आप बोलना CHO मिलेगा हमें वाटर से और सारे मिलेंगे हमें सॉइल से। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आपको पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल क्या है बेटा? देखिए लिखा है मैंने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, कोई भी चीज़ बनी हुई है वो किससे बनी होती है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। आपको पता है कार्बन 70% होता है, ठीक है, मतलब कार्बन 5% होता है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, ऑक्सीजन 30% होता है। तो ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है और कुछ नहीं है। अगर आपसे जनरली पूछे कि बायोमॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आप बोलेंगे ये चॉन से होती है, CHON। सबसे ज्यादा मिलता है आपका नाइट्रोजन, फिर क्या मिलता है बताओ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड लास्ट कार्बन। चलिए कंपाउंड्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जैसे मैग्नीशियम हो गया बेटा, ये क्या होता है बेटा? जो मैग्नीशियम होता है वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है बेटा? ATP फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, जो Zn और Mg है वो क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेटा जिसमें एंजाइम्स की इनहिबिट एक्टिविटीज को कंसर्न किया जाता है, और समटाइम देयर आर सो मेनी रिएक्शंस इन अ बॉडी व्हिच नीड्स एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, जिनको एक्टिवेटिंग एंजाइम्स की बहुत जरूरत होती है। एंजाइम आएंगे तभी रिएक्शन एक्टिवेट होगी, अदरवाइज वो कैसी प्रेजेंट में नॉर्मली कंडक्ट होती रहेगी। तो कभी कभी इनहिबिटिंग स्टेट वाली रिएक्शंस होती है, कभी कभी एक्टिवेटिंग स्टेट वाली रिएक्शंस होती है। ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। आपको पता है पोटेशियम जो होता है वो क्या करता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल की मात्रा को ऑल्टर करता है बेटा। जहाँ पे चीजें कम है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। जैसे आपने पढ़ा था वॉसर एक्टा के अंदर 300 से 1200 ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया गया था। सिमिलरली क्या होता है बेटा? पोटेशियम इज वेरी मच important element which maintains and regulate the activities of osmolarity. Okay, चलो और कंफर्म हो गया बेटा। किडनी में भी काफी ज्यादा पोटेशियम यूजेबल होता है। आपको पता है कि जो ऑस्मोलैरिटी है, जो पोटेशियम है, वो क्या होता है बच्चे? पोटेशियम की रिक्वायरमेंट हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी बहुत ज्यादा काम आती है। आपको पता है कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यानी कि इफ्लक्स और इनफ्लक्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने में काम आता है। सिमिलरली पोटेशियम जो होता है बेटा आपको हर फर्टिलाइजर में, हर मेन्योर में मिलेगा। फर्टिलाइजर एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। सो बताइए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑब्वियसली इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन पढ़ते हैं बेटा। आपको पता है रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन की बात यहाँ पे की है। इसका मतलब क्या है बेटा? प्लांट्स में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? नाइट्रोजन की है। ओके, इट इज अब्सॉर्ब बाय प्लांट एज नाइट्रेट, अमोनियम आयन। ये आपके नाइट्रेट और अमोनियम आयन्स के फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जो नाइट्रोजन होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? प्रोटीन बनाने में। बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो नाइट्रोजन है वो अमीनो एसिड फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमीनो एसिड बन रहा है तो प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आपको पता है चाहे आपके फैटी एसिड्स हो चाहे आपके विटामिन हो, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
ठीक है बेटा, लेकिन नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, 78% समथिंग है बेटा, फिर भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इतनी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नाइट्रेट और अमोनियम आयंस के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। चलिए नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पढ़ते हैं बेटा, absorbed by plant from the soil in the form of phosphate ion। आपको पता है कि प्लांट में जो सॉइल में से फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में करते हैं। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर फॉस्फोरस। ये सब लिखते जाइए बेटा। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। आपके पोटेशियम आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब होंगे। कैटायन एनायनिक बैलेंस में मेंटेनेंस में बहुत काम आता है। इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम का मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चे आपको। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। अब्सॉर्ब बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन, Ca2 positive। As you know that calcium are present in the form of divalent cations in the soil। तो कैल्शियम की जो अब्जॉर्बेंस है वो कैसे होती है? कैल्शियम आयंस के फॉर्म में होती है बेटा। यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन, Mg2 positive। एक्टिवेट एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है सल्फर बेटा। प्लांट अपने सल्फर इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट आयंस। ये आपके सिस्टीन और मिथ्योनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा, एक कोएंजाइम्स की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, और विटामिन बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है आयरन। बच्चों देखो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको जस्ट लिखना है, थोड़ा सा लर्न करना है। मैंने सारे एलिमेंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कभी कभी पूछ लेगा सल्फर की क्वालिटीज बताइए, आयरन की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो क्या होगा, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आयरन बेटा फेरिक आयंस के फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? प्रोटीन का। इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपका जो ETS होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अभी हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे आयरन की साइटोक्रोम्स बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो यहाँ पे ETS में आयरन का रोल देखेंगे आगे। नेक्स्ट होता है जिंक। आपको पता है जिंक कैसे होता है बेटा? जिंकेट आयंस के फॉर्म में होता है। एक्टिवेट आयंस लाइक कार्बोक्सिल इज नीडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बेटा कॉपर। एब्जॉर्ब्ड एज क्यूप्रिक आयंस, U2 पॉजिटिव, इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉपर के थ्रू ही एक्टिवेट होते हैं। तो कॉपर एक प्रमोटर की तरह भी और एक एंजाइम एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है बोरोन। आपको पता है absorbed as borate ion required for calcium uptake। अगर कैल्शियम का अपटेक करना है, अगर कैल्शियम की कमी हुई है दैट मीन्स बोरोन की भी डेफिशिएंसी हुई है। अगर कैल्शियम सही है मतलब बोरोन सही है। सेल एलोंगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोलन जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्लोरीन, इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस। डिटर्मिनेशन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Cl का क्या रोल होता है? क्लोरीन का रोल होता है वाटर की स्प्लिटिंग करने में। तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होता है बेटा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होती है, सपोज करो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। अब आपको पता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं दिए जा रहे हैं प्लांट्स को, तो उनमें क्या देखने को मिलेगी? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ये होता है बेटा कि एक कॉन्सेंट्रेशन से अगर प्लांट को नीचे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो उसमें क्या मिलेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिलेंगे, जिससे कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहाँ देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली हमें एलिमेंट की क्वांटिटी को क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर रखना पड़ता है, ना कि नीचे। ठीक है, चलिए आपको पता है मोबिलिटी ऑफ प्लांट्स, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं? इमोबाइल एलिमेंट्स। जैसे आपके N हो गया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये एक्टिवली मोबाइल आयंस है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। सपोज करो किसी पत्ती का सेनेसेंस टाइम कंप्लीट हो गया, अब उसे नीचे गिरना है, तो उस लीफ में से सारे के सारे एलिमेंट्स को विड्रॉन कर लिया जाता है और उसको नीचे गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैसा हुआ? क्योंकि वो मोबाइल आयंस थे। कैल्शियम जो होता है वो आपका इमोबाइल होता है बेटा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, और सबसे पहले क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, इमोबाइल है, तो वो कहाँ पेयर होगा? आपके यंग टिश्यू पर पेयर होगा। क्लोरोसिस क्या होता है बेटा?
क्लोरोसिस होता है मतलब क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होना। ये किस लिए होता है? जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्रोसिस होता है मतलब टिश्यू की डेथ होना, जब कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की कमी हो जाती है। स्टैंडर्ड ग्रोथ किस लिए होता है बेटा? आयरन की और पोटेशियम की कमी हो जाती है। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर की वजह से होता है बेटा। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रुक जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लर्निंग। ये चैप्टर आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, ठीक है? बट स्टिल लिख दिया गया है, नोट्स कंप्लीट है, आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। आप देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से नीचे नहीं थे, ऊपर थे, लेकिन इतना ज्यादा एलिमेंट दे दिया कि वो एलिमेंट क्या हो गया? टॉक्सिक हो गया। अगर किसी प्लांट को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा एलिमेंट दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए बेटा? टॉक्सिक हो जाएगा। एनी टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन विच रिड्यूस ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय 10% इज कॉल्ड टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन। टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? कोई भी टिश्यू कॉन्सेंट्रेशन है जो ड्राई वेट 10% ड्राई वेट से क्या हो गई है? कम हो गई है, उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले आपको पता है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एपोप्लास्ट से होगा जो फ्री स्पेस और आउटर स्पेस होता है, वहाँ पे एपोप्लास्टिक मूवमेंट्स आपको कंडक्ट होंगे, ठीक है? फिर सिम्प्लास्टिक होंगे, बेटा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिम्प्लास्टिक इनर स्पेस वाले हिस्से में होता है। फिर पैसिव मूवमेंट्स होंगे एपोप्लास्ट में। एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है सिम्प्लास्ट में, मतलब कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इनफ्लक्स इफ्लक्स, अगर इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? इनफ्लक्स, और आउटसाइड मूवमेंट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईफ्लक्स। याद रखिएगा इस चीज को बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है प्लांट्स के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयंस, नाइट्राइट आयंस एंड अमोनियम आयंस। आपको पता है बेटा कि नेचर के अंदर लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि जब हमारे नाइट्रोजन जो है N2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है बेटा अमोनिया, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, फिर किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट में होती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसी को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, इसको कहते हैं अमोनिया को फिक्स करवाना प्लांट्स के अंदर, अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए इंडस्ट्रियल कंबशन और ऑटोमोबाइल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, अब क्या करना है बेटा? नाइट्रेट हो, नाइट्राइट हो, अमोनिया, उसको किस में ट्रांसफर करना है? फ्री N2 में, यानी कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में। क्योंकि आपको पता है कोई एलिमेंट, कोई इंसान अगर मर गया फॉर एग्जांपल, तो उसमें से जो अमोनिया निकलेगी, जो अमोनिया रिलीज हो रही है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? फ्री N2 में। तो उसको मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन भी कहते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसे कौन कंडक्ट करता है? थायोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया कंडक्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंजाइम नाइट्रोजनेस इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसको नाइट्रोजन फिक्सर होता है। क्वेश्चन आया था एक बार नीट के अंदर कि बताओ जो नाइट्रोजन फिक्सर होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते हैं? ऑब्वियसली आपको पता है वो कौन होंगे? चाहे आपका राइजोबियम हो गया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ठीक है? आपके और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बेटा, नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब बैक्टीरिया हैं और क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। सिम्बायोटिक देखिए राइजोबियम करता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया कुछ दिए हुए, नॉस्टोक, एजोटोबैक्टर, एनाबेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। लेग्यूम्स बैक्टीरिया रिलेशनशिप होता है बेटा, और लेग हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी लेग हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है एक्चुअली, लेग हीमोग्लोबिन एक सेल के अंदर क्या होता है बेटा? पिंक कलर का एलिमेंट, पिंक कलर का सब्सटेंस होता है। ये क्या करता है? जैसे ही आपको पता है नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो कैसे काम करता है? इन एब्सेंस ऑफ सॉइल काम करता है, ठीक है? इन एब्सेंस ऑफ एयर काम करता है। आपको पता है नाइट्रोजनेज के अंदर अगर सम टाइम्स क्या हो गया बेटा, वहाँ पे एयर आ गई तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। उस चीज़ को ख़राब होने से कौन बचाता है? लेग हीमोग्लोबिन बचाता है। पिंक कलर का होता है, पिंक रेड कलर का। नोड्यूल फॉर्मेशन के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली लेग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आपके डिनेचुरेशन को बचाना, किसके? नाइट्रोजनेज के। क्योंकि अगर ऑक्सीजन आ गई तो पहले ये ख़राब होता है, नाइट्रोजनेज नहीं ख़राब होता क्योंकि ये सारी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड।
नेक्स्ट आता है बेटा नोड्यूल फॉर्मेशन होगी, आपका जो राइजोबिया है वो इंक्रीज होता है और अटैच कर देता है एपिडर्मिस से। राइजोबियम बैक्टीरिया आपको नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। राइजोबियम पहले अपनी मात्रा को बढ़ाते हैं क्योंकि उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैरी करनी है, और किससे अटैच हो जाते हैं, एपिडर्मिस से। इन्फेक्टेड थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकल रीजन में, सबसे पहले कॉर्टेक्स में इस्तेमाल होता है इसका। डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शंस बनाते हैं ताकि उनको खाना पानी मिलता रहे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट के बाद हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करता है इन केस अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। और फिर क्या हो जाता है बेटा, एंजाइम नाइट्रोजनेस का जो मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है बेटा, ये वहाँ पे क्या करवा देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देता है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन कार्ड। चलिए बेटा रिएक्शन की स्टडी करते हैं। आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन के रिलीजेशन पे और 8 H आयंस पर 16 ATP की मदद से फिक्स किया जाए तो वो किसकी, अंडर द प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो राइजोबियम का रोल होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। तो कितनी अमोनिया फिक्स की जाती है बेटा, 2 अमोनिया फिक्स की जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पे 2 अमोनिया फिक्स की जा रही है, तो 2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पर कितनी अमोनिया फिक्स की जा रही होगी। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन होगी एक 16 ADP का यूज़ करके और 60 फॉस्फेट आयंस का यूज़ करके। तो बेसिकली आपको नंबर्स याद करने हैं, 16 ATP पे 16 ADP फिक्स हो रही है। अगर एग्जामिनर पूछे कि यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ वहाँ पे कितनी ADP होगी, उसकी डबल हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ये याद करना है बेटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कट, ये रहा। चलो बच्चों अब हम यहाँ पे अमोनिया की फेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेप्स कंडक्ट होते हैं, एक होता है रिडक्टिव एमिएशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया रिएक्ट करती है अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड से और क्या बनाती है, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे देखिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंट में क्या बनता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन होता है, ठीक है। सॉरी बच्चों थोड़ी सी मेरी आज तबीयत ख़राब है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे रिडक्टिव एमिएशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है बेटा ट्रांसमिएशन। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड से कीटो ग्रुप के कीटो एसिड्स पर। फिर आता है ग्लूटामिक एसिड, आपका मेन अमीनो एसिड है जिसमें क्या होता है, आपका अमोनिया की ट्रांसफरेंस होती है टू दी अदर अमीनो एसिड्स बाय द ट्रांसमिएशन। लास्ट है बेटा ट्रांसमिएशन एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली एक लर्निंग चैप्टर है और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में क्या है, अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन से क्या कमी होती है, नाइट्रोजन से की प्रेजेंस से क्या होता है, पोटेशियम से क्या कमी होती है, पोटेशियम की प्रेजेंस से होती है, तो ये चैप्टर आप कर लोगे। दिस चैप्टर इज़ नथिंग, इस चैप्टर को बस पढ़ना एक बार लर्न करना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के रोल लर्न कर लेना बेटा, हाइड्रोपोनिक्स लर्न कर लेना एक बार, उसका डायग्राम देख लेना। उसके बाद क्लोरोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, ये दोनों टर्म्स लर्न कर लेना। टॉक्सिसिटी क्या होती है ये लर्न करना है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है ये लर्न करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ना है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन डायग्राम देख लेना। उसके बाद फेट ऑफ अमोनिया इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें यही टॉपिक थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इनको एक बार गो थ्रू कीजिए एनसीईआरटी से। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ पेशेंसली इस चैप्टर को पढ़ा। चलिए मैं आई होप आप इसको अच्छे से और रिवाइज करोगे। थैंक यू।